एक गांव में ज्योति और शांति नाम के दो बहनें रहते थे। उनका पिता रविंदर एक शराबी था। हर समय शराब पीकर उनकी बेटियों को परेशान करता था। उनके पिता के वजह से ज्योति और शांति मन शांति से नहीं रह पाते थे। एक दिन रविंदर भागता हुआ घर के अंदर आकर छुप जाता है। रविंदर का पीछा करते करते थोड़ी देर बाद पास गांव के जमींदार विनय आता है। अरे रविंदर, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसी वक्त तू बाहर आ, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा। साहब, हमारे पिताजी ने क्या किया? क्या किया है उसी से पूछो बेटी। उस पर भरोसा करके मैंने काम दिया, पर वो मुझे पीठ पर मारा। क्या हुआ साहब? मेरे पिताजी पैसे चुराए क्या? वो मेरे मुर्गियों के फार्म को सर्वनाश करना चाहता है। यहाँ रहे बहुत सारे लोगों को मेरे फार्म पर नजर है। मेरे व्यापार को कैसे सर्वनाश करना है मेरे दुश्मन सोचते रहते हैं। मैं तेरे पिता पर भरोसा करके मुर्गियों के दवाइयाँ लाने को भेजा। तो क्या किए साहब? तेरा पिता मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाकर मेरी मुर्गियों के फार्म को सत्यानाश करने की दवाइयाँ लाया है। वो दवाइयाँ खाकर बहुत सारे मुर्गियाँ मर गए हैं। पता है कितने पैसों का नुकसान हुआ है? मरने के सिवा मुझे और कोई चारा नहीं है। अरे, कितनी बड़ी गलती हो गई। चिंता मत कीजिए साहब, मेरे पिताजी बहुत बड़ी गलती की है। वो हर रोज हमें भी बहुत परेशान करते हैं। हमारी माँ चले जाने के बाद वो हमें मारना शुरू किए। शराब पीकर हमें हर रोज डांटने लगे। शराब की आदत में पड़कर हमारी देखभाल करना भी बंद कर दिए। कोई काम करके हम जिंदगी बिता रहे हैं। अभी हमारे पिताजी के किए काम के वजह से हमें शर्म लग रहा है। आप मर जाने का निर्णय मत लीजिए। अब मैं क्या करूं बेटी? बहुत सारे मुर्गियां मर गए हैं, सिर्फ थोड़े से मुर्गियां ही बचे हैं। वो भी धीरे धीरे मर जाएंगे। मेरे व्यापार को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। उस नुकसान से मैं ऊपर नहीं उठ सकता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। साहब, आप हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। बाकी मुर्गियों को हम देखभाल करेंगे। हमारे पिताजी के किए गलती को हम सुधारेंगे। हमारी बात सुनिए, हम आपको नुकसान नहीं करेंगे। देखो बेटियां, तेरे पिता के किए काम के वजह से तुम्हें भी क्षमा नहीं करनी चाहिए, पर तुम दोनों मेरी सहायता करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरी मुर्गियों की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पिता को जेल भेजूंगा। ऐसे विनय कहने पर दोनों बहनों को एक तरफ खुशी होती है और एक तरफ डर शुरू होता है। उस दिन रात को दोनों बहनें बहुत सोचते हैं। अगले दिन सुबह सुबह विनय के मुर्गियों के फार्म के पास जाते हैं। वहां रहे मुर्गियों के लिए दवाइयां तैयार करते हैं, चारों ओर साफ सफाई करते हैं, मुर्गियों को पानी रख के दाना डालते हैं। रात भर वहीं सोकर मुर्गियों का देखभाल करते रहते हैं। एक हफ्ता बाद वो मुर्गियों को कुछ नहीं होता। सभी मुर्गियां बहुत तंदुरुस्त बन जाते हैं। उनको देखकर विनय में हिम्मत बढ़ती है। उसी समय विनय एक निर्णय लेता है। देखो बेटियां, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी सहायता की है। ये मुर्गियों का फार्म नहीं रहने से आज मैं जिंदा नहीं रहता। मैं तुम्हें थोड़े से पैसे देता हूँ, दया करके तुम दोनों वो पैसे लो। साहब, हम अभी तक कुछ न कुछ काम करके जिंदगी जीने लगे, पर आपके दिए पैसों से आशा है हमारी जिंदगी बदले। हम यहाँ रखे मुर्गियों के अंडों को खरीद के उनसे व्यापार करना चाहते हैं। आप हमें हर रोज मुर्गियों के अंडे देने से हम आपको पैसे देंगे। मुर्गियों के अंडों से क्या करना चाहते हो? हम ऑमलेट का व्यापार करना चाहते हैं विनय साहब। हम दोनों को ऑमलेट बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। ऊपर से ज्यादा खर्चा भी नहीं रहेगी। आपके पास से मुर्गी का अंडा सिर्फ 5 रुपए में मिलता है। उसे ले जाकर हम ऑमलेट बनाकर 10 रुपए में बेचते हैं। तब हमें थोड़ा सा तो मुनाफा मिलेगा ही ना। हम व्यापार करके जीना चाहते हैं साहब। बहुत अच्छा आइडिया है बेटियां। तुम्हारे पिता शराबी होने पर भी आपके विचार बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको अच्छा करेगा। हिम्मत से तुम व्यापार को शुरू करो। तुम्हें जितने अंडे चाहिए वो मैं दूंगा। उसके बाद ज्योति और शांति ऑमलेट का व्यापार करना शुरू करते हैं।
ऑमलेट में प्याज और हरी मिर्ची डालकर मसाला पाउडर छिड़क के ज्योति का ऑमलेट गांव के चारों ओर बहुत फेमस हो जाता है। सिर्फ उसी गांव से नहीं, बल्कि गांव के चारों ओर रहे पड़ोस गांव से भी बहुत सारे लोग ऑमलेट खाने के लिए वहीं आने लगते हैं। देखते ही देखते एक छोटा सा व्यापार बहुत बड़ा व्यापार में बदल जाता है। सिर्फ 10 रुपए में ऑमलेट मिलने पर बहुत सारे लोग आकर ऑमलेट खाने लगे। उससे दोनों बहनों को बहुत मुनाफा मिलता है। देखी ना बहन, हमारा व्यापार कितना अच्छा है। हाँ दीदी, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा बरसाया है। अभी हम अपने पैसों से एक अच्छा घर बनाते हैं। हम अपने खुद के घर में रहेंगे। इस तरह दोनों बहनें बातें करते समय वहाँ रविंदर आता है। उसकी बेटियों के पैरों पर पड़ता है। मुझे माफ करो बेटियां, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आज मैं अकेला हो गया और अनाथ बन गया। मेरी शराब की आदत ही मुझे ऐसे बना दी। इस पापी पिता को क्षमा करो बेटियां, मुझे माफ करो। देखिए पिताजी, माँ चले जाने के बाद हम बहुत दुखी हुए, पर पिता शराबी होने पर हम बहुत आंसू बहाए। पिताजी, कम से कम अभी तो आप बदले। आइए पिताजी, खाना खाते हैं। ऐसे दोनों बेटियां बुलाने पर रविंदर आंसू पोंछ के घर के अंदर जाता है। उसके बाद ऑमलेट के व्यापार में रविंदर बेटियों की सहायता करने लगता है। दोनों बहनों को व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने पर बहुत बड़ा घर बनाकर खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव में रविंदर और शारदा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। उसकी बेटियां शरारत करने पर शारदा बहुत गुस्सा करती थी। रविंदर भी बच्चियों को बहुत डांटता था। इतना गुस्सा करने पर भी उन दोनों में बदलाव नहीं आता। दोनों बहनें डिग्री तक पढ़ाई करके नौकरी को ढूंढने लगे। इतने में एक दिन शारदा, शारदा, जल्दी आ। अरे अरे, क्या हुआ जी? हम इस गांव को छोड़कर जल्दी से चले जाएंगे। चलो, तेरी प्यारी बच्चियां किधर हैं? क्या किए जी? वो घर में ही है ना? वो घर में कहाँ है शारदा? मुझे मेरे प्राण निकालने के लिए ही गांव पूरा घूम रहे हैं। मैं उन्हें शादी के रिश्ते देख रहा हूँ ना। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो मुझे बोलना था। पर ये दोनों घर घर जाके हमसे शादी करोगे क्या करके बूढ़ों से पूछ रहे हैं। हो, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम जी। वो मुझे बुक्स पूछे तो मैं शॉप को भेजी। ऐसे करेंगे करके नहीं सोची। उनको घर आने दीजिए, तब मैं बताऊंगी। इतने में चंद्रिका और हरिता घर आते हैं। बहुत भोले बन के घर के अंदर आने लगते हैं। रुक जाओ वहाँ। तुम दोनों क्या काम किए मुझे सब पता चल गया। तुम दोनों के वजह से तेरी पापा की इज्जत चली गई, मालूम है कि नहीं? आप तो हमसे पूछे बिना ही किसी अनजानों के सामने बिठा सकते हो। हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर देते हैं। आपकी इज्जत के लिए हमें बलि का जानवर बनाते हैं। देखी शारदा, सुन रहे हो ना? वो मुझे सिखाने लगे। उन्हें नापसंद काम क्या मैंने कभी किया है? ये क्या शारदा, ये दोनों ऐसे हो गए। तुम सबको नमस्कार। मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। सुनिए जी, कॉफी पी के जाइए। ऐसे गुस्से से जाने से कैसे जी? अरे पापा आएंगे। माँ कहाँ जाएंगे? शाम को घर ही आना है ना। तुम चलो माँ। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रही हो रे? तेरे पापा है रे, थोड़ा सम्मान से बात करो। उस दिन रात को चंद्रिका और हरिता दोनों मिलके चुपके से घर से बाहर आते हैं। पड़ोस में रहे गोपाल राव के घर जाकर खिड़की के पास पटाखे जलाकर आ जाते हैं। उस आवाज से चारों ओर रहे लोग नींद से उठ जाते हैं। काला चेहरा लेकर गोपाल राव बाहर आता है। उसको देखकर रविंदर को डाउट आता है। जल्दी से जाकर बेटियों को कमरे में देखने पर चंद्रिका और हरिता नहीं रहते। मेरे घर को डुबाने के लिए ही तेरी बेटियां हैं। वो बेकार काम तेरी बेटियों ने ही किया है। ये लो, बेटियां आ गए। रविंदर ऐसे कहते समय वहाँ चंद्रिका और हरिता आते हैं। क्या पापा, अभी तक आप नहीं सोए? वो आवाज क्या है पापा? हम दोनों तो बहुत गहरी नींद में थे माँ। उस आवाज से उठे। बंद करो तुम्हारे नाटक को।
हमें पता है कि वो काम तुम दोनों ने ही किया है। दया करके ये बताओ वो काम क्यों किए, नहीं तो तुम दोनों के नाम वो गोपाल राव को बता दूंगा। नहीं पापा नहीं, वो काम मत कीजिए, मैं बताऊंगी। हर रोज सुबह सुबह सुप्रभात लगाता है, उसे सुनते ही हमारी नींद खुल जाती है। हम बहुत दिनों से ये काम करने को सोचे, पर आज कामयाब हुए। चीची, इनसे बातें करना भी बेकार है, चलो चलते हैं। रविंदर और शारदा अपने कमरे में चले जाते हैं। वो रात ऐसे बीतता है। अगले दिन उनके घर उस गांव का सरपंच शंकर आता है। क्यों सरपंच जी, ऐसे कैसे आना हुआ, क्या बात है? देखो रविंदर, तेरे द्वार पर मैं आया मतलब एक तो इलेक्शंस होना चाहिए, नहीं तो तुझे मार डालने के लिए होना चाहिए। दूसरा छोड़ दे, पहले वाला करार कर ले। इस बार तेरी वोट मेरा है। शंकर उसे वोट डालने को धमकी देके जाने के बाद ऐसे बेकार के लोग सरपंच के स्थान पर रहने से हमारा गांव ऐसा ही रहेगा। स्कूल का काम भी नहीं हो रहा और पीने का पानी भी गांव को नहीं आया। इसके साथ साथ इसका बेटा सुनील, बेकार लड़का, गांव में लड़कियों को छेड़ता है। ऐसे रविंदर की बातें चंद्रिका और हरिता सुनते हैं। दोनों रात भर उसी के बारे में सोचते हैं। अगले दिन रविंदर के जेब से पैसे चुराकर एक अच्छा फोन खरीदते हैं। वो विषय के बारे में घर में पता नहीं चलता। गांव में रहे अत्याचार और अन्यायों को वीडियो निकालकर उस जिले के कलेक्टर गोपाल राव को भेजते हैं। अगले दिन गोपाल राव वहां पहुंचता है। आइए कलेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? पनीर चाहिए क्या, नहीं तो मूंगफली, फिश फ्राई बनवाऊं? बताइए। मैं तेरे अतिथि का सम्मान लेने नहीं आया हूँ। तेरा अत्याचार अभी सबूत के साथ है। दोनों की शादी करना है। ये हमारा गांव है, याद रखो, 1 इंच भी हिला नहीं सकते। तो फिर मेरे झटके को देखो। ऐसे कहकर वहां रहे गोपाल राव शंकर और सुनील को चांटा देकर अरेस्ट करके ले जाता है। उस गांव में हो रहे अत्याचार और अन्यायों को वीडियो निकालकर बाहर रखे चंद्रिका और हरिता को सबके सामने तारीफ करता है। इस गांव को बचाए चंद्रिका और हरिता के माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं। बेटी को पैदा करके बेटे की तरह बढ़ाना है। इन दोनों को सरकार की तरफ से पुलिस में नौकरियां दिलाऊंगा। गोपाल की बातों से रविंदर और शारदा आश्चर्य हो जाते हैं। उनकी बच्चियां किए शरारती कामों से गांव को राक्षसों से बचाने के लिए रविंदर बहुत खुश होता है। अपनी बेटियों को देखकर गर्व होता है। उसके बाद बेटियों की बातें मानकर उनके साथ साथ शरारत करके खुशी से रहने लगे।